हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, यानी कि 2023 में पूछा गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि किस पैटर्न पर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरा पैटर्न आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है, सोशल साइंस का जो पेपर होता है, वो कैसे आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे अटैम्प्ट करना रहता है ना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता लगने वाली हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से पूछा जाता है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और अपना नाम डाल देना है। एंड आपकी पेजों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 10+2, यानी कि 10 आपके पेज, टोटल 12 पेज होंगे। क्यों? 2 आपके जो है मानचित्र के लगाकर, है ना, दो आपके मानचित्र के लगाकर 12 पेज होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना 825 FB, ये क्या है? तो ये हमारा सिंपल पेपर कोड होता है, ये पेपर कोड होता है ना, 825 FB। ये चेंज होते रहता है, FB BM इस तरह से जो है ये चेंज होते रहते हैं। ये हमारा 825 FB का जो है पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको टाइम कितना मिलता है, तो आपको टाइम 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि आपको पता होगा। और आपका पूर्णांक कितना रहता है, 70 नंबर का ये पेपर रहता है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सामान्य निर्देश बताए जाएंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो प्रारंभ के 15 मिनट होंगे उसमें आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन पेपर को रीड करना है ना, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना है। और प्रारंभ के 15 मिनट आपके लिए इसीलिए दिए जाते हैं ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न आपको करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। यानी कि ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं ना, ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन पेपर डिवाइड है 2 पार्ट्स में। अब नेक्स्ट आपका है, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि 1 अंक का 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इस तरह से जो है 20 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, और हमसे बोल रहे हैं कि इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोल दिया OMR शीट, है ना। OMR शीट आपको कहाँ पर मिलेगी, तो जहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर मिलेगी, और आपको कॉपी भी वहीं पर मिलेगी और क्वेश्चन पेपर भी वहीं पर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर दी जाएंगी जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं वाइटनर का प्रयोग ना करें। अब देखिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर जो OMR शीट होती है, जैसे कि आप जानते हैं, कई स्टूडेंट नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। OMR शीट पर कुछ इस तरह से ABCD करके आपको ऑप्शंस मिलते रहते हैं और ये गोले बने हुए होते हैं, इनको आपको भरना रहता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑप्शन नंबर B राइट है ना, तो आपको करना क्या है, ऑप्शन नंबर B को फिल करना है। इस तरह से इसे फिल करना रहेगा और पूरा प्रॉपर आपको फिल करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, है ना। इस तरह से आपको फिल करना रहेगा और बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक एंड ब्लू कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आपको भरना है। अब सपोज दैट आपने इसे B भर दिया, लेकिन आपको बाद में पता लगा कि अरे इसका तो जो है ऑप्शन नंबर C राइट था, मैंने B भर दिया, तो अब आपका ये क्वेश्चन तो बेकार हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसे आप काट भी नहीं सकते और इसे इरेज भी नहीं कर सकते और वाइटनर भी नहीं लगा सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपके इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं। देखिए हमने बोल दिया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद, है ना, उसे काटना नहीं है, इरेज नहीं करना है और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है ना, ऐसे इन्होंने बोल दिया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से इसे काट देते हैं और फिर हम C को भी भर देते हैं ना, तो ऐसा करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है OMR शीट है और ये मशीन के द्वारा इसे जांचा जाता है प्रश्न को, तो वो इस क्वेश्चन को लेगा ही नहीं, क्योंकि आपने 2-2 गोलों को फिल कर दिया है यहाँ पर, है ना। और आपके लिए बता दें, कई स्टूडेंट इतना गोला भर देते हैं
इतना ही गोला भरेंगे तो ये प्रॉपर नहीं है। आपको इस तरह से गोले को भरना है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने बताई है एंड ये काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होती है और जिसे पता होती है वो कभी गलती करता ही नहीं है ना। नेक्स्ट आपका है खंड ब जो है आपका 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं। कौन कौन से? वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2। अब यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 और 29 का क और 29 का ख 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर हमसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिख दिए गए हैं। यानी कि जो भी आपका प्रश्न है उसके सामने आपको अंक दिख जाएंगे, कितने अंक का ये प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। यानी कि अब देखिए आपको जो है मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन्हें जो है उन पर जो है अंकित करना है उत्तर को, है ना। जो आपके उत्तर हैं उनको आपको वहाँ पर अंकित करना रहेगा और जो मानचित्र हैं उनको आपको अपनी कॉपी से, जो आपको कॉपी दी गई है ना बोर्ड एग्जाम में, उसके साथ आपको मजबूती से बांध देना है ना। धागा आपको मिल जाएगा वहाँ पर, आप या स्टेपनर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन करिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर निकल जाएगा तो वहाँ पर आपके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी कोई दृष्टिबाधित है, जो नज़र से थोड़ा परीक्षार्थी सही नहीं है, तो उसको जो है मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ओके, ये भी इसमें होता है ऑप्शन, है ना। तो अब इस तरह से हमारे जो है इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होते हैं। यानी कि अभी तक तो हमने जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझा है कि किस तरह से क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल पता लगने वाला है। देखिए खंड अ हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, खंड अ, और हमसे बोला गया था कि जो आपका खंड अ है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 20 नंबर के हैं और उनके आंसर आपको कहाँ देना है? OMR सीट पर देना है ना। OMR सीट पर देना है, कॉपी पर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन में बोल दिया है ना। OMR सीट आपको मिलती ही इसलिए है जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको OMR सीट पर देने रहेंगे, है ना, इसीलिए OMR सीट मिलती है। अब यहाँ पर देखिए खंड आपका क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न वाला है। इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, है ना। तो इसका जो भी आंसर राइट है आपको इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आपको करना क्या है? आपको इस तरह से गोले मिल जाएंगे ABCD, है ना। इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे और आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो बी वाले को आपको भरना है, इस तरह से भरना है। और एक बात आपको और बता दूं, अगर आपको जो है जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं कि आपका ऑप्शन यही वाला सही है, तब तक आप गोले को फिल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार गोले को फिल कर दिया तो आप उसे दोबारा सही नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए आप जब तक 100% श्योर ना हो जाएं तब तक आप गोले को बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि ऐसा करने पर आपका जो है क्वेश्चन ख़राब हो सकता है, आपका मार्क्स कट सकता है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन किससे संबंधित था? तो फ्रांस से संबंधित था। इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चंस को करना रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग की घटना कब हुई, है ना। तो 13 अप्रैल 1919 में हुई। इस तरह से आपको जो है, और हाँ आपको टिक बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है ना पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे आपको क्वेश्चन पेपर पे बिंदकी भी चलाने का अलाउ नहीं होता है ना। तो टिक करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको करना क्या है? अगर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का C है आपको पता लग गया, तो आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं करना है, आपको OMR सीट पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी आपके गोले बने रहेंगे, है ना, ABCD, आपको करना क्या है? अब इसका C सही था तो C वाले को आपको इस तरह से फिल करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है ना। आपको क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है, ये अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इस तरह से आप इसे राइट कर दीजिएगा, जो भी राइट होता है आपको कहाँ पर OMR सीट पर फिल करना रहता है ना। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इसकी 1945 में हुई थी। नेक्स्ट आपका है भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस तरह से आपको लगाना रहता है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका है संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। नेक्स्ट आपका है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी?
तो 1992 में हुई थी इस तरह से। और देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपके सन वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें डेट होती है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो वो आप अच्छे से डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक तनाव व हिंसा, ऑप्शन नंबर सी दल बदल, है ना, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको इसे लगाना है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय है ना, अनवीकरणीय योग्य है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो ये दालें हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सी राइट होगा, थोरियम। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों में व्यापार को दर्शाता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी के आधार पर जो है निर्धारित होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो वो श्रीलंका है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 17 का। नेक्स्ट आपका 18वां क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, है ना। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायक समूहों के बचत एवं ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। अब देखिए ये बैंकों द्वारा लिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्राथमिक। तो इस तरह से आप देखेंगे आपकी जो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने जो है ऑब्जेक्टिव को देख लिया है, और अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव सही करते हो तो आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। एंड मैं आपको बता दूँ, आपको जो ऑब्जेक्टिव है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो गया तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। थ्योरी में तो आप थोड़ा बहुत सही और गलत लिख देंगे तब भी आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्टिव गलत है तो उसका एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और सही है तो मिलेगा। इस तरह से जो है इसका पैटर्न होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने इसे 20 ऑब्जेक्टिव देख लिए जो कि खंड अ में आते हैं। अब हमारा खंड ब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से आप देखेंगे हमारा खंड ब स्टार्ट हो रहा है, और खंड बा में क्या था, वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 इस तरह के प्रश्न थे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वर्णात्मक 1 उत्तर लगभग 80 शब्दों में हमें देना है ना, 80 शब्दों से कम में आपको उत्तर नहीं देना है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए, है ना, 2 कारण लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पेपर में जो है SST में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए यानी कि 2 क्वेश्चन में से एक करना रहेगा। 21 का आप देखेंगे ना, तो आपको एक ये क्वेश्चन दिया गया है और एक ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको जो भी आता है आप लिखेंगे। देखिए ये भी 4 नंबर में, ये भी 4 नंबर में। कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये आता है तो इसे सॉल्व करेंगे। अथवा में है, दोनों में से एक को ही हल करना है। कई स्टूडेंट जो है दोनों को हल करने लगते हैं, तो ऐसे में आपका समय तो व्यर्थ होगा ही, और साथ में आपके आगे के क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो इसलिए जो अथवा में होता है ना क्वेश्चन, एग्जामिनर भी यही चाहता है कि अथवा में से एक को ही हल किया जाए, है ना। तो अगर आपको ये आता है इसे सॉल्व करें, ये आता है तो इसे सॉल्व करें, आपको नंबर 4 ही मिलने वाली। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमसे कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अथवा में हमें एक और क्वेश्चन दे दिया है, लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित इस पर उत्तर लिखिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये भी 4 नंबर में, ये भी 4 नंबर में है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे आप हल करेंगे, एंड अगर आपको ये आता है तो इसका उत्तर आप लिख देंगे। आपको यहाँ से भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि कह रहा है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अथवा में हमें एक और क्वेश्चन दे दिया है, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। अगर आपको ये आता है तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये आता है तो इसे हल करेंगे। इस तरह से जो है आपको यहाँ से भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं पर विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अथवा में एक और क्वेश्चन हमें दे दिया है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, साधारण व्याख्या कीजिए, है ना। देखिए ये भी 4 नंबर में है, ये भी 4 नंबर में है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे हल करेंगे, या अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप इसे लिखेंगे। आपको क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पर भी 4 मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 21, 22, 23, 24, है ना, 4 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, इससे आपको 16 मार्क्स कंप्लीट होंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, तो यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे वर्णनात्मक 2 प्रकार का प्रश्न आ गया, है ना। जैसे कि हमें बोला गया था कि खंड बा में हमें 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2। वर्णनात्मक 2 में हमें क्या करना होता है, देखिए उत्तर हमें दीर्घ में देना होता है, यानी कि देखिए 150 शब्दों में हमें जो है उत्तर लिखना है, और जो हमारा वर्णनात्मक 1 है उसमें हमें 80 शब्दों में लिखना था, है ना। तो उसे आप लघु समझ सकते हो, इसे आप दीर्घ समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमें बड़े क्वेश्चन और बड़े नंबर भी मिलने वाले हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पर आप देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन हमसे 6 नंबर में पूछा गया है। और अथवा में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे लिखेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिखेंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करते तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट आप देखेंगे जो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। अथवा में हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये भी हमसे जो है 6 नंबर में पूछा गया है और ये भी हमें 6 नंबर में पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जो 4 विशेषताएं पूछी है ना, तो 4 विशेषताएं हमारी कितनी 1.5 नंबर की हैं, देख सकते हैं। 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 नंबर में हमसे 4 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन 6 नंबर में है, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर में है। और आपको करना क्या है, दोनों में से एक को ही हल करना है। अगर आपको ये आता है तो इसे हल करेंगे, अगर आपको ये आता है तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि कह रहा है कि भारत में वन जीव संरक्षण के उपाय समझाइए, है ना। अब यहाँ पर देखिए अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। दोनों में से आपको एक का ही आंसर देना है, जो भी आपको आता है उसमें से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उन 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है ना। ये भी देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी। अब इन दोनों में से अभी हमें एक ही को आंसर करना है। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको 150 शब्दों में लिखना है ना। 150 वर्ड्स में आंसर देना पड़ेगा, ऐसा हमसे जो है बोल दिया गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का क और क्वेश्चन नंबर 29 का ख, है ना। ये दोनों मानचित्र से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, है ना, जो कि हमसे इंस्ट्रक्शंस में बोल दिया था। देखिए 29 का क हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर इस चिन्ह के द्वारा सहित दर्शाइए, यानी कि इस चिन्ह से आपसे दर्शाना रहेगा। अब देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, है ना। इसमें आपको करना क्या है, प्रश्न नंबर 13 पर दिए गया है और उसमें आपको इस चिन्ह से दर्शाना होगा। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आपको आधा नंबर मिलेगा, है ना, निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमसे 1 2 3 4 5, है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछे गए हैं। और ये देखिए एक प्रश्न हमारा के
1 नंबर का है और उसमें हमसे क्या बोल रहे हैं कि आधा आधा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सही नाम लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, सही स्थान बताएंगे तब भी आपको आधा नंबर मिलेगा, अगर दोनों सही होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से जो है ये 5 प्रश्न 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। देखिए पहला है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना। वह स्थान भी बताना है आपको, उस जगह का नाम भी लिखना है और स्थान बताना कैसे, ये वाले चिन्ह से, है ना, इस चिन्ह से आपको दर्शाना होता है। नेक्स्ट आपका है वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन स्थगित किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अब उस जगह को आपको इससे दर्शाना है और उसका नाम भी आपको लिखना रहेगा। इस तरह से जो आपको यहाँ पर भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, है ना। एंड नेक्स्ट हमारा है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। नेक्स्ट हमारा है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया जाता है ना। तो ये इस तरह से जो है 5 प्रश्न 5 मार्क्स में पूछे गए हैं और एक प्रश्न आधे नंबर में है, यानी कि आपको सही नाम लिखना है ना। सही नाम लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, सही स्थान बताएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। इस तरह से हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स में होगा और इस तरह से जो है ये पूरा प्रश्न जो है 29 का 5 नंबर में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा है 29 का ख। 29 का ख हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र प्रश्न नंबर 15 पर, है ना, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन के हेतु कितने आधे नंबर यहाँ पर भी अंकित किए गए हैं, देखिए निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम SSS चिन्ह सहित, है ना, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। नेक्स्ट आपका है इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, इस चिन्ह से आपको दर्शाना रहेगा, है ना, और नाम भी आपको लिखना है तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है सलाल बांध, इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और उस राज्य के नाम भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दक्षिण भारत की एक नदी, इस तरह से आपको बतानी है, इस चिन्ह से आपको दर्शानी है और उसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजस्थान का राजधानी नगर, है ना, इस चिन्ह से आपको दर्शाना रहेगा और नाम भी लिखना रहेगा और इस तरह से जो है 1-1 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स का 29 का ख नंबर होगा। यानी कि मानचित्र से रिलेटेड आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा वेटेज है ना, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोल दिया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 29 का प्रश्न मानचित्र के लिए विकल्प स्वरूप, है ना फ्रेंड। अब ये जो है क्वेश्चन किसे करना है, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये क्वेश्चन होता है और बाकी के कोई भी इन्हें जो है सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए मैं फिलहाल में बता देता हूँ आपके लिए निर्देश हमसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। पहला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस स्थान की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। यह है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 किस स्थान पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, है ना, ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका किस स्थान पर सर्वप्रथम नमक बनाया गया है, ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान होते हैं। नेक्स्ट आपका है जो कि 29 का ख है ना, 29 का ख केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है और मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप, है ना। निर्देश आपको पढ़ने नहीं है, निर्देश में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, है ना। इसमें हमारा पहला प्रश्न है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है। नेक्स्ट है इस राज्य के एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखना है। नेक्स्ट है उस राज्य का एक नाम लिखिए जहाँ सलाल बांध स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी नगर का नाम लिखिए, है ना। ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी, क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम ही पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन का आंसर करना है और वहाँ पर आपको मानचित्र का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है जैसा कि हमें यहाँ पर
बता दिए गए हैं निर्देशों में, है ना। लेकिन ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए हैं और ये जो है आपको करने होते हैं सॉल्व, है ना। इसमें देखिए आपको मानचित्र का इस्तेमाल करना रहेगा, मानचित्र आपको दिया जाएगा और इस तरह से आपको जो है इनके आंसर करने होंगे। तो इस तरह से जो आपका ये पेपर आता है एंड यहाँ से आपका इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो जाता है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इन्हें पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस, एंड इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा, है ना। सो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 में पूछा गया था, इसका जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया है और उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप 2025 के क्वेश्चन पेपर को फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो। तो इस तरह से आपको जो है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है एंड मैं आपको कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।